में लगातार गहराता जा रहा बिजली का संकट। ऊर्जा विकास निगम ने कटौती का समय तय कर दिया है। शहरों, कस्बों और ग्रामीण इलाकों में 1 घंटे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। 20 मिनट 20 खबर में मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। कोविड का नया वेरिएंट BF.7 अब तक के सभी वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक है। इसकी संक्रमण क्षमता भी बहुत अधिक है। BHU के वैज्ञानिक के अनुसार इस वेरिएंट से संक्रमित एक व्यक्ति 15 लोगों को चपेट में ले सकता है। लिहाजा प्रोटोकॉल के पालन के साथ ही टीकाकरण जरूरी है। नया वेरिएंट चीन, जापान, ब्राजील और USA में फैला है। भारत में भी केस मिल चुके हैं। चीन में इसका प्रभाव ज्यादा है। BHU वैज्ञानिक के मुताबिक उनकी कोरोना वैक्सीन में संक्रमण से लड़ने की क्षमता महज 40% है, जबकि भारत में बनी वैक्सीन 80% असरदार है। अब दोबारा अगर कोई वायरस वेरिएंट आता है या कोई वायरस का सब वेरिएंट आता है तो भारत के लोगों को कोई बहुत बड़ी नुकसान की संभावना नहीं है, बशर्ते कि कोई ऐसा वेरिएंट हो जो पूरी पुरानी इम्यूनिटी को ध्वस्त कर पाए, तभी कुछ भारत के लिए समस्या होगी, अदरवाइज कोई समस्या नहीं। हालांकि कोविड से बचाव की सावधानी है। ऐसे में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग बेहद जरूरी है। देश में कोरोना की आहट को लेकर लोगों में बेचैनी है। हर कोई इस बीमारी के बारे में बात कर रहा है। इसकी आहट बाबा भोले की नगरी वाराणसी में भी महसूस की गई। वाराणसी की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में भी कोरोना इफेक्ट नजर आया और यहाँ मास्क पहनकर आरती की गई। कोरोना की चौथी लहर की आशंका के बीच काशी के पुरोहितों ने प्रोटोकॉल का पालन किया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये आह्वान किया है कि सभी लोग मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि कोविड-19 पुनः अपना पैर पसार रहा है। तो उसी के जन जागरूकता के लिए आज हमारे सभी अर्चकों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने मास्क लगा के आरती किया। आपको बताते चले कि मां गंगा की आरती के लिए देश दुनिया के पर्यटक रोजाना 80 घाट पर आते हैं, इसलिए अर्चकों ने मास्क पहनकर मां गंगा की आरती उतारी और उनसे कोरोना वायरस को खत्म करने की प्रार्थना की। चीन सहित कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 के खतरे को देखते हुए देश में भी एडवाइजरी जारी की गई है। वहीं जोधपुर का प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है। साल का अंतिम सीजन होने के चलते यहां पर दिसंबर के अंत तक और न्यू ईयर मनाने के लिए बड़ी संख्या में देसी विदेशी पर्यटक भी जोधपुर पहुंचते हैं। इसको लेकर भी जिला प्रशासन अब कोविड गाइडलाइन के हिसाब से तैयारी कर रहा है। प्रशासन ने शहर में बाहर से आने वाले टूरिस्ट को और शहर वासियों से गाइडलाइन की पालन करने, मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की है, लेकिन पब्लिक बेपरवाह बनी हुई है। खतरा अभी टला नहीं है। कोविड के नए वेरिएंट के आने के बाद में IMC ने नई गाइडलाइन जारी की है। उसके तहत पहले भी इस बात के लिए सचेत किया गया था कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में मास्क अनिवार्य किया जाए, यानी कि लोग जब घर से बाहर निकलें तो अपने मुंह पर मास्क लगाकर निकलें, ताकि खुद भी बच सके और दूसरों को भी बचा सके। वारदात पुरानी है, लेकिन मोडस ऑपरेंडी बिल्कुल नहीं। अनदेखी और अनसुनी कड़ाके की ठंड में चोरी करने निकला शख्स केवल अंडरवियर में है। दरअसल प्रतापगढ़ शहर में इन दिनों चोरी करने वाली एक अजीब गैंग का मामला सामने आया है। गैंग के सदस्य चड्डी में चोरी करने निकलते हैं और शरीर पर तेल लगाकर रखते हैं, जिससे ये किसी के हाथ नहीं आए। शहर में अलग अलग जगहों पर अंडरवियर गैंग के लोग CCTV में कैद हुए हैं। गिरोह के सदस्य रात 1 बजे के बाद निकलते हैं और दुकानों के ऊपर छतों से प्रवेश कर चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। हाल ही में इस गैंग ने सदर बाजार के एरावत कॉम्प्लेक्स, मुकुंद मार्केट, पोरवाल मंदिर के आसपास नई क्षेत्रों में चोरी की वारदात करने का प्रयास किया। हालांकि थाने में मामले अधिक दर्ज नहीं होने से चोरियों की वारदात की पुष्टि नहीं हो पा रही है। शहर कोतवाल रविंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस इन CCTV फुटेज के आधार पर चोर गिरोह को पकड़ने का प्रयास कर रही है। शहर में अंडरवियर गैंग के सक्रिय होने से लोगों में भय और दहशत का माहौल बना हुआ है।
न आने जाने की सड़क, न पीने का पानी। जिम्मेदारों की कथनी करने का फर्क बताती ये तस्वीरें बिहार के भागलपुर की हैं। सारठ डहरपुर पंचायत का लकड़ा गांव अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। इस गांव में आज तक विकास के नाम पर सिर्फ बिजली ही आई है। मुख्य सड़क से गांव पहुंचने के लिए सिर्फ और सिर्फ पगडंडियां हैं। बीमार पड़ने पर लोग मरीज को चारपाई पर लेकर डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और तो और पीने के पानी तक का इंतजाम नहीं है। लोगों को कुएं के पानी से अपनी जिंदगी चलानी पड़ती है और वो भी सूखने की कगार पर है। यहाँ ना तो स्कूल है और ना ही स्वास्थ्य केंद्र है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक बात और, गांव के लोगों को कोई सरकारी मदद भी नहीं मिल पाती। बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण गांव में युवक युवतियों की शादी भी नहीं हो पा रही है। इस गांव से अब तक कई परिवार अपना घर छोड़कर पलायन कर चुके हैं। शासन प्रशासन से कई बार इसकी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन यहाँ किसी ने इस गांव पर ध्यान नहीं दिया। महाराष्ट्र के सोलापुर में युवाओं ने अनोखा प्रदर्शन किया है। उनकी मांग सुनने के बाद प्रशासन के लोगों ने भी अपना सिर पकड़ लिया। दरअसल सोलापुर में विवाह योग्य कुछ युवा दूल्हे की तरह तैयार हुए और बैंड बाजे के साथ डीएम ऑफिस पहुंच गए। उनके साथ इस दौरान बड़ी संख्या में लोग भी दिखे और उन्हें देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे वो प्रदर्शन करने आए हों। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बारात एक साथ पहुंच गई है। मिली जानकारी के मुताबिक सोलापुर में ज्योति क्रांति परिषद ने इलाके के ऐसे युवाओं को इकट्ठा किया जिनकी शादी नहीं हुई थी और उनको शादी के लिए कोई लड़की मिल ही नहीं रही है। ज्योति क्रांति परिषद इन युवाओं को लेकर डीएम ऑफिस पहुंच गया और वहां प्रदर्शन किया। कुछ दूल्हों ने तो अपने हाथों में तख्ती ले रखी थी जिसमें उनकी मांग लिखी हुई थी। इलाके के युवा इस बात से परेशान हैं कि उनकी शादी नहीं हो रही। कोई भी ऐसी लड़की वो अभी तक नहीं ढूंढ पाए हैं जिसको वो अपनी दुल्हन बना सके। भले ही बिहार के स्वास्थ्य मंत्री प्रदेश में वर्ल्ड क्लास सुविधाएं देने की बात करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि बिहार के अस्पतालों में प्रसूताओं को डिलीवरी तक की सुविधा ठीक से नहीं मिल पा रही है। आलम तो ये है कि प्रसूता को भीषण ठंड के बीच खुले में बच्चे को जन्म देना पड़ रहा है। दरअसल आरा सदर से एक बार फिर शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां डॉक्टरों की लापरवाही से एक प्रसूता ने सदर अस्पताल परिसर में खुले में ही बच्चे को जन्म दे दिया और वो भी भीषण ठंड के बीच। आरा सदर अस्पताल के प्रसव विभाग के बाहर वेटिंग एरिया में घटी इस घटना को मौके पर मौजूद मीडिया के लोगों ने जब कैमरे में कैद करना शुरू किया तो आनन फानन में नवजात और प्रसूता को प्रसूति विभाग में शिफ्ट किया गया। आया था तब मैडम कहा कि खून जांच कराओ। खून जांच कराए, उसके बाद खून जांच करा के ये उधर गए, पर्ची लेके लेके रिपोर्ट दिया, रिपोर्ट लेके गया उधर। तो इनको भर्ती उस समय तक नहीं कराया गया था? कहाँ बाहर बैठी हुई थी? बिस्तर पर घायल पड़े लोग जिस वजह से यहाँ पहुँचे हैं उसकी शायद ही आपने कल्पना की हो। ये लोग बिल्ली के दूध पीने पर छिड़ी लड़ाई में घायल होकर अस्पताल पहुंचे हैं। चौंक गए ना? लाजमी भी है। एमपी के भिंड में बिल्ली के दूध पीने पर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि देखते ही देखते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। इस घटना के बाद पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल रौन थाने के मचंड चौकी क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 में रहने वाले राम नरेश दोहरे के घर आए दिन पड़ोसी मुबारक और शाहिद खान की बिल्ली दूध पी जाती थी। बीते रोज बिल्ली को दूध पीते देख राम नरेश ने उसे डंडा मार दिया, जिससे वो घायल हो गई। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया। चूँकि पड़ोसी की बिल्ली बाजू वाले घर में चली गई थी और शायद उसको किसी ने मारा होगा, तो इसी चक्कर में आपस में विवाद हुआ और इसमें फिर जब विवाद की स्थिति बनी है तो उसमें फिर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है। यूपी के कौशाम्बी जिले में राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत के बाद ग्रामीणों ने हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार कर अनोखी मिसाल पेश की। ग्रामीणों ने अंतिम संस्कार से पहले मोर की शव यात्रा भी निकाली, जिसमें तमाम महिलाएं, बच्चे और पुरुष शामिल रहे। गांव के एक व्यक्ति ने मोर के दाह संस्कार की रस्म को भी अदा किया। ग्रामीणों ने बताया कि अब राष्ट्रीय पक्षी मोर की तेरहवीं भी की जाएगी।
मौके पर वन विभाग के कर्मचारी और इलाके की पुलिस भी मौजूद रही। वन विभाग ने शासनादेश का पालन करते हुए मृत मोर का पोस्टमार्टम कराया। इसके बाद ग्रामीणों को सौंप दिया था। मोर की शव यात्रा सोशल मीडिया पर वायरल होते ही चर्चा का विषय बन गई। महुआ के पेड़ के नीचे मरा पड़ा है, तो हम सोचा कि राष्ट्रीय पक्षी है, इसको जरा ढंग से अंतिम संस्कार कर दिया जाए, तरह की व्यवस्था करें। लोग आए देखें तो ये मृत अवस्था में मिला है। उसके बाद सब गांव के लोग मोहल्ले के लोग इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से इसका अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। कोरबा की कटघोरा वन मंडल में हाथियों का उत्पात जारी है। हाथियों के उत्पात से सबसे ज्यादा ग्रामीण प्रभावित हो रहे हैं। जंगल में पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं होने से हाथियों का झुंड लगातार रिहायशी इलाकों में पहुंचकर नुकसान पहुंचा रहा है। ये हाथी कभी ग्रामीणों के घरों को तो कभी उनकी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कई बार तो हाथियों का झुंड किसी ग्रामीण पर भी हमला कर देता है। इस साल अप्रैल से अभी तक ऐसे 1306 मामले सामने आ चुके हैं, जिसके लिए 1,50,00,000 के करीब मुआवजे का भुगतान भी किया गया है। पिछले एक दशक से हाथियों के उत्पात से कटघोरा वन मंडल के केंदई और पसान तेज के लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। ग्रामीण घर, मवेशी, फसल और परिवार की चिंता में गांव में आग जलाकर रातों को रज्जग्गा करने को मजबूर हैं। इधर वन विभाग हाथियों से होने वाली नुकसान पर मुआवजे का मरहम जरूर लगा रहा है, लेकिन हाथियों के उत्पात का कोई स्थायी हल नहीं निकल पा रहा। बिहार के जहानाबाद में वाणावर महोत्सव धूमधाम से संपन्न हो गया। महोत्सव में विभिन्न कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और दर्शकों का मन मोह लिया। ये कार्यक्रम जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के सहयोग से आयोजित किया गया। महोत्सव में सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था नजर आई। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रही। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण सांस्कृतिक कार्यक्रम रहे, जिसमें कलाकारों ने एक से बढ़कर एक गीत गाए और लोगों का मन मोह लिया। लोग मधुर गीतों पर रात भर झूमते रहे। खासकर स्नेह उपाध्याय के गानों को लोगों ने काफी एंजॉय किया। पहली बार नहीं, मैं दूसरी बार आई हूँ यहाँ पे। 2019 में मैं आ चुकी हूँ परफॉर्म करने के लिए और बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि यहाँ पे दोबारा आने का मौका मिला मुझे। जितने भी लोग हैं, आप लोगों ने बहुत प्यार आप लोग दे रहे हैं। हमारा गाना 1 बिलियन पहुँचने वाला है, ऑलमोस्ट बहुत करीब है 1 बिलियन के। भोजपुरी का पहला गाना 1 बिलियन होने वाला है। सो ऐसे ही प्यार देते रहिए, खूब सारा आशीर्वाद दीजिए। निंबूडा लाई दो पर नन्हे कलाकार का मुक्त कर देने वाला प्रदर्शन या फिर सुध बुध हर लेने वाला मयूर नृत्य। तस्वीरें टोंक में आयोजित बनास महोत्सव के भव्य आयोजन की है। 24 दिसंबर तक चलने वाले महोत्सव का मकसद पर्यटन को बढ़ावा देना है। खेल मैदान में गुरुवार देर रात तक म्यूजिकल नाइट ने समा बांधा। गणेश वंदना से शुरू हुए कार्यक्रम में एक के बाद एक कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी। बाड़मेर और जैसलमेर सहित प्रदेश भर से आए कलाकारों ने कालबेलिया नृत्य, कच्ची घोड़ी, तेरा ताली के साथ ही राजस्थानी गीतों पर डांस कर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने म्यूजिक नाइट का आनंद लिया। इसके पहले हॉट एयर बलून, जॉर्विंग जैसी एडवेंचर गतिविधियों का आयोजन भी किया गया। मैं आज हाई सेकेंडरी ग्राउंड में कल गांधी मैदान में ये बनास महोत्सव देखे आया हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। कोरोना के बाद में 5 साल बाद में ये कार्यक्रम हो रहा है और लोगों में काफी उत्सव है। न्यू ईयर पर महाकौशल का गोवा यानी जबलपुर की पायली आपको बुला रही है। गोवा का जिक्र आते ही आंखों के सामने सी बीच की तस्वीर घूमने लगती है। जबलपुर में समुद्र तो है नहीं, लेकिन नर्मदा नदी से ठीक सी बीच जैसा ही किनारा बन रहा है, जो काफी बड़ा है। यहाँ टापू भी है और खास बात यह कि यहाँ का पानी नीला है, खूबसूरती से लबरेज। ऐसे में आप यहाँ का अपना न्यू ईयर प्लान बना सकते हैं। जबलपुर रेलवे स्टेशन से महज 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पायली जाने के लिए आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट या खुद के वाहन का सहारा ले सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने वाहन से जाएंगे तो यहाँ मन मुताबिक समय बिता पाएंगे। आपको बताते हैं, यहाँ जाने का कोई स्पेशल खर्चा भी नहीं लगने वाला है। अगर आप बाइक से जा रहे हैं तो यहाँ मात्र 25 रुपए की टिकट लगेगी और अगर कार से जा रहे हैं तो महज 50 रुपए की टिकट में आपका काम हो जाएगा।
यहाँ प्रकृति की वास्तविक सुंदरता को निहारा जा सकता है। नौका विहार का आनंद लिया जा सकता है। कचरा प्रबंधन को लेकर देश को संदेश देने वाले छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के स्कूली बच्चे एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस दफा यहाँ के एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने प्लास्टिक के कचरे से निपटने के लिए एक ऐसा प्रयोग किया जो चर्चा का विषय बन गया है। इन बच्चों ने प्रोडक्ट निर्माता कंपनियों को प्लास्टिक बैन करने की सीख देने के लिए अनोखा तरीका अपनाया है। बच्चे प्लास्टिक के खाली रैपर को वापस पैक कर उन्हें बेचने वाली कंपनियों को भेज रहे हैं। क्लास 9th और 11th को स्टूडेंट्स अपने से जमा करके सबको ये मैसेज देना चाहते हैं कि प्लास्टिक ना यूज़ करें एंड ऑल द कंपनीज इसको जो प्रोड्यूस करते हैं उनको भी वही बताना चाहते हैं कि प्लास्टिक को प्रोड्यूस मत करो। दरअसल पूरा विश्व प्लास्टिक से होने वाले पर्यावरण नुकसान को लेकर चिंतित है। भारत में भी प्लास्टिक कचरा एक बड़ी चुनौती बन चुका है। पूरे विश्व में जितना कचरा हर साल समुद्र में डंप किया जाता है उसका 60% अकेला भारत डंप करता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सालाना 56 लाख टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये पंक्तियां पीढ़ियों को प्रेरित करने वाले देश के सपूत मां भारती के लाल पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की हैं। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर काकोरी कांड के बलिदानी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को अनोखी श्रद्धांजलि दी गई। 19 दिसंबर 1927 को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में अंग्रेजी हुकूमत ने फांसी दे दी थी। काकोरी बलिदान दिवस पर राप्ती नदी के तट पर रेत से आकृति बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कलाकार महेश शर्मा ने 6 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद रेत और रंग के माध्यम से अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की आकृति को उकेरकर अमर शहीद को जीवंत कर दिया। आपको बताते चले कि 19 दिसंबर 1927 को फांसी के बाद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का अंतिम संस्कार किया गया था। इसीलिए हर वर्ष बलिदान दिवस पर इस तरह के आयोजन होते हैं। रुद्रप्रयाग की बेटी प्रीति नेगी ने साइकिल से अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी को फतेह करके नया विश्व रिकॉर्ड बनाकर पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा दिया है। प्रीति नेगी ने रुद्रप्रयाग और उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। प्रीति ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को साइकिल से 3 दिन में फतेह कर तिरंगा फहराया और असंभव को संभव कर दिखाया। सफलता के पीछे बाबा केदारनाथ की कृपा मानने वाली प्रीति ने 18 दिसंबर को सुबह 6 बजे साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा लहराते हुए एक नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया। इससे पहले पाकिस्तान के समर खान ने 4 दिन में समिट पूरा किया था। इसका रिकॉर्ड ब्रेक करके उन्होंने 3 दिन में ही समिट पूरा करके नया विश्व रिकॉर्ड भारत के नाम कर दिया। इस रिकॉर्ड को उन्होंने शहीद माउंटेनियर एवरेस्टर सविता कसवा और नोमी रावत और भारतीय सेना के जाबाज सिपाही और अपने शहीद पिता राजपाल सिंह को श्रद्धांजलि स्वरूप समर्पित किया है। गुड़ की महक और तिल का स्वाद, यही तो मकर संक्रांति का आगाज है। दरअसल मकर संक्रांति को लेकर रामगढ़ में तिलकुट का बाजार सजने लगा है और बाजार में तिलकुट की सौंधी महक भी बिखरने लगी है। गुड़, चीनी, तिल और खोवा के बने तिलकुट बाजार में अपनी खुशबू बिखेर रहा है और लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तिलकुट बनाने का काम दिसंबर से जनवरी तक चलता है। लगभग 2 महीने तक तिलकुट बनाने के काम में कई लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। रामगढ़ में सबसे ज्यादा गुड़ के तिलकुट लोग पसंद कर रहे हैं। बाजार में 200 से 350 रुपए प्रति किलो तक का तिलकुट उपलब्ध है, जिसे लोग बढ़ चढ़ कर खरीद रहे हैं। कहा जाता है कि तिल और गुड़ से बना लड्डू बहुत ही लाभकारी है। तिल को शनि से संबंधित वस्तु माना जाता है, जबकि गुड़ सूर्य देव से संबंधित है। तिल और गुड़ का मिलन शनि और सूर्य के मिलन का भी प्रतीक है, इसलिए इन दोनों को भेंट करने से सूर्य देव प्रसन्न हुए थे। तिल के लड्डू और तिलकुट खाने से शरीर में शनि और सूर्य का संतुलन बना रहता है, इसलिए लोग इसे मकर संक्रांति पर खाना बहुत पसंद करते हैं। मेरठ की बनी रेवड़ी और गजक के बिना सर्दियों का स्वाद अधूरा है।
परिवार के संग सर्दियों की धूम और कड़कड़ाती रात में आग सेंकते हुए मूंगफली के साथ रेवड़ी और गजक का स्वाद साल भर याद रहता है। मेरठ की गजक का इतिहास 150 साल पुराना है, जिसकी शुरुआत लाला रामचंद्र सहाय ने 1904 में गुड़ और तिल को कूटकर पट्टी और गजक बनाने से की। गुड़ और तिल से बनने वाली रेवड़ी गजक न सिर्फ सर्दियों से बचाव करने में सहायक है, बल्कि इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के भी गुण हैं। इसका स्वाद अब मेरठ तक महदूद नहीं रहा। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने मेरठ की गजक रेवड़ी को ग्लोबल बनाने के लिए खास पहल की है। लोकल टू ग्लोबल योजना के तहत विश्वविद्यालय ने इनोवेशन चैलेंज शुरू किया है। अपने स्वाद से दूर दूर तक मशहूर मेरठ की रेवड़ी और गजक को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएगा। बर्थडे पर केक बनवाना आम बात है, लेकिन जब जन्मदिन ईसा मसीह का हो तो केक की अहमियत और बढ़ जाती है। क्रिसमस के दिन को खास बनाने के लिए ईसाई समुदाय के लोग एक विशेष तरह का केक बनवाते हैं, जिसे वाइन केक कहा जाता है। तस्वीरें एमपी के जबलपुर की हैं। इस वाइन केक को बनाने का काम अंग्रेजों के समय से होता आ रहा है। ये केक जरा खास है। इसे खास तौर पर क्रिसमस डे के लिए तैयार किया जाता है। आम केक की तरह ही इसे तैयार किया जाता है। इस केक में वाइन मिलाई जाती है, जो केक को कई दिनों तक खराब होने से बचाती है। वहीं इसे बनाने के लिए आज भी ट्रेडिशनल तरीका ही अपनाया जाता है, जिस वजह से लोग इसे और ज्यादा पसंद करते हैं। क्रिसमस के लिए विशेष तौर पर बनने वाले इस वाइन केक की मांग इतनी ज्यादा है कि लोग महीनों पहले ही इसे बुक करा लेते हैं। इसकी डिमांड केवल एमपी में ही नहीं बल्कि पूरे देश में है, जिस वजह से लोग महीनों पहले ही इसे बुक करा लेते हैं और फिर क्रिसमस पर बड़े चाव से खाते हैं। जन सैलाब की ये तस्वीरें एमपी के खरगोन के प्राचीन ऐतिहासिक श्री नवग्रह मंदिर की हैं। यहाँ 5 दिवसीय 75 किलोग्राम की नवग्रह पंचक्रोशी पैदल धार्मिक यात्रा का समापन हुआ। इस दौरान मंदिर परिसर में महाआरती और भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। भक्तों ने देश प्रदेश की सुख शांति और कोरोना महामारी से मुक्ति को लेकर भगवान नवग्रह से विशेष प्रार्थना की। ये यात्रा 19 दिसंबर को शुरू हुई थी। आस्था और श्रद्धा के बीच कड़कड़ाती ठंड में करीब 5000 से अधिक पैदल यात्रियों के साथ साधु और संतों ने करीब 75 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। भगवान नवग्रह के जय घोष और भोलेनाथ के जयकारों के बीच भक्त 23 दिसंबर को वापस मंदिर लौटे, जिनका स्थानीय विधायक रवि जोशी द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान नवग्रह मंदिर परिसर में अद्भुत नजारा देखा गया। 15 साल पहले